वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कैट्स ड्रीम पोएम बाय पाब्लो नेरुडा। पाब्लो नेरुडा की ये जो पोएम थी कैट्स ड्रीम, इसको ऑलरेडी जो है हम डिटेल से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी इसकी की है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है तो उस लेक्चर को भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो देन ही जो है वो आप इस वीडियो को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, क्योंकि ये जो पोएम लिखी गई है टोटली जो है वो एक मेंटल जो सिचुएशन है ना वो कैट के माइंड में चल रही होती है। यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है या कोई नरेटर है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कैट के माइंड को। तो मीन्स कि ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तो इस पूरी पोएम में हर एक लाइन के बाद हमें मिलता है। तो इस वजह से हम इसको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इन टर्म्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे एस्पेक्ट्स किसी भी ह्यूमन बीइंग के, किसी भी पर्सन के जो उसकी मेंटल स्टेट से रिलेटेड हो या फिर उसके इमोशनल स्टेट से रिलेटेड हो, उसको जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कहा जाता है। अब सबसे पहले है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वो होता है जो कि हमारी अवेयरनेस में जो चीज़ें हों, मीन्स कि हमें पता हो कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें उसके बिहाइंड रीज़न पता हो, हमारी जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, हमारे सराउंडिंग है, हमें उन सब चीज़ों की जो है ना वो अवेयरनेस हो, हमें नॉलेज हो उन सब चीज़ों का। और हम जो एक्टिवली है ना वो उन सब चीज़ों को सोच रहे हों, उन पे फोकस कर रहे हों, उस मोमेंट पे फोकस कर रहे हों जिस मोमेंट में हम कोई काम कर रहे हैं। अब कॉन्शियसनेस में कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें एक्टिव थॉट्स आ जाती हैं एंड रीजनिंग आ जाती है कि हम जो है वो एक्टिवली होकर कुछ सोच कर पूरी नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ कोई काम कर रहे होते हैं, उसके बिहाइंड कोई रीज़न भी होता है हमारे उस काम करने के। उसके बाद है डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंसेस, इसमें हम सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। मीन्स के कॉन्शियसनेस में वो सभी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं जिनको हम एक्टिवली करते हैं और अपनी विश से करते हैं, हम अपनी डिज़ायर से करते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा सबकॉन्शियस का। अब सबकॉन्शियस हमारे माइंड में जो है वो कॉन्शियस माइंड से थोड़ा नीचे होता है, मीन्स कि इसके अंदर हमें अवेयरनेस नहीं होती है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसमें हमारी कोई एक्टिव रोल नहीं होता है। सबकॉन्शियस के अंदर हमारा नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, सिर्फ हमें पता नहीं होता, लेकिन वो अनकॉन्शियसली हम कह सकते हैं कि वो स्टोर हुआ होता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे माइंड में कोई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो तो देन जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे जो है कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। इसके अंदर हमारे कोई सेट बिलीव्स हो सकते हैं, हमारी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो सब कुछ आ जाते हैं, या फिर हमारी जो ऑटोमेटिक स्किल्स होती हैं जैसे कि ड्राइविंग कार, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का हमारे अंदर जो टैलेंट होता है, हम कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स भी हैं, तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं, जो कि उस टाइम पे हमें पता चलते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, या फिर उस मोमेंट पे जब वो सिचुएशन एग्जैक्ट हमारी लाइफ में हो रही होती है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो जो कॉन्शियसनेस होता है उसमें हमारा माइंड एक्टिवली काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी एक्टिवली काम कर रही होती है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर सिर्फ नॉलेज जो है वो स्टोर हुआ होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी सिचुएशन के साथ मैच कर जाती है, और ये जो कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस ये एक दूसरे से इंटरेक्ट हमेशा करते रहते हैं, एक दूसरे से जो एक्टिविटी है उस पर नज़र रखते रहते हैं, हम ये कह सकते हैं। हमारा जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड और जो कॉन्शियसनेस है इन दोनों की वजह से ही चलता है। और अगर हम लोग इसके अंदर साइको एनालिटिक थ्योरी की बात करें तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा की टूल होता है हमारे माइंड में। और अगर किसी के साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसका सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड कर जाएं कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है जो कि उसकी एक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर जो उसकी एक्टिव थॉट्स नहीं है, उनको अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप किसी की साइकोलॉजी को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। अब ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म अगर हम लोग लिटरेचर के हवाले से बात करें या फिर वैसे भी अगर हम नॉर्मल साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसके अंदर जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जो हमारी ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई ऐसी ख़ास चीज़ें, कोई ख़ास हैबिट्स जो हैं वो हम नॉन ह्यूमन जो बीइंग्स हैं उनको दे दें, जैसे एनिमल्स को दे दें। हम अपनी कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स, हम अपने कुछ ऐसे इमोशंस जो है वो नॉन ह्यूमन बीइंग्स में देखना स्टार्ट कर दें, तो उसको जो है ना वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहा जाता है। जैसे कि चिल्ड्रन लिटरेचर होता है, एनिमेशन होती है, इस टाइप की जो वर्क्स होते हैं उनमें जो है वो हमें एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा नज़र आता है।
मीन्स कि इसके अंदर जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी थिंकिंग है, वो सब कुछ जो है वो हम एक एनिमल में देख रहे हैं। मतलब कि ह्यूमन क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन चीज़ों को दे देना, उसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहा जाता है लिटरेचर के हवाले से। और ये जो हमारा आज का लेक्चर है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी पोइम से रिलेटेड हैं, जो कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमारी पोइम में हमें मिलते हैं। क्योंकि इस पोइम पे आप साइकोएनालिटिक थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उन सभी को मिक्सअप करके जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली एक साइकोलॉजिकल पोएम है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है दो इंटरसेक्शन ऑफ रियलिटी एंड ड्रीम। अब जैसे कि हमारी जो कैट थी वो क्या कर रही थी, सो रही थी। जैसे कि नरेटर ने हमें बताया था, ऑब्जर्वर ने, कि जो कैट है वो पीसफुली क्या है, सो रही है और ड्रीम कर रही है। और हम हमें ये नहीं पता है एक्चुअली में कि वो एक्चुअली में सो रही है या फिर वो जाग रही है। मीन्स कि उसकी ना एक मिक्सअप वर्ल्ड चल रही है। वो ड्रीम भी कर रही है और उसके साथ वो जाग भी रही है। मतलब कि वो एक्टिव भी है और एक्टिव नहीं भी है। अब देखें, अगर हम कैट के पास हल्की सी कोई भी मूवमेंट करेंगे तो उसको जो है वो पता चल जाएगा उसी टाइम पे। मीन्स कि वो एक्टिव भी है, रियलिटी में भी रह रही है और वो ड्रीम भी उस टाइम पे कर रही है। तो उसकी ये जो है वो मिक्सअप कंडीशन चल रही है। कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस दोनों ही इस टाइम पे उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जो कि कैट की है। और जो ऑब्जर्वर है हमारा, इसमें उसने एंथ्रोपोमॉर्फिज्म किया हुआ है कैट के साथ, कि अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो जो है वो कैट में वो देख रहा है, और जो कैट के साथ जो है वो खुद को उसने कंपेयर किया है। साइकोलॉजिकल पॉइंट हमें इस पोएम में मिलता है वो है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एंड प्रोजेक्शन। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि जिसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं वो नॉन ह्यूमन बींग्स को दे दी जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है एस्टिमेट लगाना या फिर फ्यूचर प्रोडिक्शन करना। तो जैसे कि हमने ह्यूमन क्वालिटीज़ को जो है वो कैट को दिया है यहाँ पे इस पोएम के अंदर, तो नेरूडा ने एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को इंगेज किया है इस पोएम में, कि जैसे कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो मोटिवेशंस हैं, उनको एनिमल्स में दे दिया गया है, जैसे कि कैट को दिया गया है। और अपनी जो डिज़ायर है उसको जो है ना उसके अंदर देखा गया है कि जो एक जिस तरह से वो पीसफुल वे में सो रही है, वो एक्चुअली में जो हमारा ऑब्जर्वर था या स्पीकर था उसकी ये विश थी कि बिल्कुल वो जैसे कैट है ना पीसफुल अपनी लाइफ में, वैसे ही मैं हूँ अपनी लाइफ में। तो उसने जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो उसके साथ मैच करके अपनी क्वालिटीज़ उसको दी हैं, क्योंकि जो इंसान खुद नहीं कर सकता वो किसी दूसरी चीज़ को देख कर ना उससे जो है वो अपना हाफ ड्रीम जो है वो उसको फुलफिल कर लेता है। साइकोलॉजिकल पॉइंट इसमें मिलता है वो है डिज़ायर फॉर सिंप्लिसिटी एंड फ्रीडम। अब जैसे कि कैट बहुत सिंपल वे में थी, मीन्स के उसके पास जो उसकी लाइफ बहुत सिंपल थी, वो हमेशा कहीं भी जा सकती, उसके पास फ्रीडम थी, उसको किसी ने बाउंड नहीं किया हुआ था या फिर उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं थी। तो ऐसे ही नरेटर जो चाह रहा है कि जिस तरह से कैट को जो है वो सोने की फ्रीडम है, घूमने की फ्रीडम है, ड्रीम करने की फ्रीडम है, वैसे ही जो हमारा नरेटर था उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि उसके पास भी यही फ्रीडम हो जो कि हमारी कैट की है। तो उसकी जो साइकोलॉजिकल जो डिज़ायर थी हमारे नरेटर की, वो एक्सप्लोर कर रहा है कैट की साइकोलॉजिकल कंडीशन के साथ, और उसको जो है वो अपनी जो विश है उसको रियलिटी दी है कैट के ड्रीम से। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है द सबकॉन्शियस माइंड। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्टोर हुई होती है, जो कि हमारी रेगुलर लाइफ में एक्टिवली काम नहीं कर रही होती, लेकिन जब हमें जिस मोमेंट पे उसकी ज़रूरत होती है तो वो उस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए काम करती है। जैसे कि कैट का ड्रीम था रैट्स का शिकार करना, इस टाइप की वो जो उसके ड्रीम्स आ रहे थे, उसकी विश थी, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे थे। उसका फेयर, उसका डिज़ायर या फिर ये सारी कुछ चीज़ें जो थी वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में थी, जबकि कैट सो भी रही थी और रियलिटी में वो जाग भी रही थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये उसके ड्रीम में थी, मीन्स के सबकॉन्शियस माइंड में थी। कैट ये सब चाहती थी, लेकिन कैट को जो है ना वो रियलिटी नहीं इन सब चीज़ों की मिल रही थी, वो उसके सबकॉन्शियस में थे एक्टिवली, मीन्स कि उसकी डिज़ायर्स थी जो कि अनफुलफिल उसके सबकॉन्शियस माइंड में थी। पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ। जैसे कैट का जो माइंड है या फिर कैट जो थी वो ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह हो गई थी, टाइगर्स ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह। तो यहाँ पे कैट की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशन उसकी तरह से हुई, मीन्स कि कैट का माइंड एक छोटी स्पेस होता है, लेकिन जैसे उसकी ग्रोथ हुई टाइगर ग्रेट ग्रैंडफादर में, तो मीन्स के उसका माइंड भी थोड़ा सा बढ़ा, उसकी इमोशनल स्टेट्स भी बढ़ी, उसके फेयर्स वो सब कुछ भी बढ़ा। तो मतलब कि उसकी जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है वो यहाँ पे हो रही है और डेवलपमेंट भी उस कैट की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है गार्डियनशिप ऑफ द अनकॉन्शियस।
जैसे कि स्पीकर ने पोएम में कहा था कि कैट से कि वो हमारी जो डिज़ायर्स है, हमारी जो विशेज़ हैं, उनकी प्रोटेक्शन करे। तो कैट को एज़ अ गार्डियन जो है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के लिए लिया गया है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी वो विशेज़ जो फुलफ़िल नहीं हो सकती, वो जो विशेज़ जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, उन उन थॉट्स की, उन फीलिंग्स की, उन इमोशंस की हिफाज़त के लिए जो है वो यहाँ पे कैट को जो है वो कंपेयर किया। पॉइंट है कनेक्शन विद नेचर एंड द यूनिवर्स, जो कि एक स्पेशल पॉइंट है क्योंकि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के अगर हम हवाले से देखें तो हर ह्यूमन बीइंग या फिर नॉन ह्यूमन बीइंग्स जो भी हैं, हर किसी की जो साइकोलॉजिकल स्टेट ऐसी होती है कि वो नेचर के साथ कनेक्ट कर पाए, नेचर को जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये जो एक जैसे कि लैंडस्केप्स पे कैट का जाना, माउंटेन्स पे जाना, मीन्स के हिल्स पे जाना, तो वो सब क्या था कि वो साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो कनेक्ट कर पा रही थी उन हिल्स के साथ, उन लैंडस्केप्स के साथ। कैट्स की जो फ्रीडम थी वो इन सब चीज़ों के साथ, नेचर के साथ, वो हमें यहाँ पे नज़र आती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेरेनिटी एंड कंट्रोल। सेरेनिटी कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग काल्म, पीसफुल, और जो कंट्रोल है उसके बाद के मीन्स के एक ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी होती है कि या फिर उसकी एक विश होती है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके, उसकी लाइफ में जो है वो पीस आ सके। तो जो ऑब्जर्वर था, हमारा स्पीकर था इस पोएम का, नरेटर जो कि पाब्लो नेरूडा ने डिस्क्राइब भी किया है इस पोएम में, कि हमारी लाइफ में भी ऐसी जो पीस होना चाहिए कि जिससे जो है वो, जैसे कि कैट की लाइफ में है, वो अच्छे से पीसफुल वे में जो है वो सो रही है, वो ड्रीम कर पा रही है, वो घूम फिर पा रही है, यहाँ पर उसके पास पूरी जो है वो फ्रीडम है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग के पास भी एटलीस्ट इतनी मास्टरी होनी चाहिए उसके माइंड पे कि वो जो है इन सब चीज़ों को वो फील कर सके। ये थी हमारे पॉइंट जिसके अंदर हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को जो है वो डिस्कस किया। आपके पास अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको भी इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।